Hello everyone, welcome to grade 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 10 and the chapter name is law and social justice. This is your fifth session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject civics discuss कर रहे हैं और इसमें chapter number 10 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है law and social justice और ये आपका fifth session है. So let's start with it. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद आवर सेशन. सो बच्चों, इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन और हमने कंपैरिजन किया था बिटवीन टू कंट्रीज. एक तरफ हमने देखा अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी तरफ हमने अपने कंट्री की बात की थी. तो जैसे आप लोगों ने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा, उसमें हमने देखा कि काफी वीक सेफ्टी मेजर्स थे, राइट? तो हमने कंपेयर किया विद द वेस्ट वर्जीनिया प्लांट दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसको कंपेयर किया था भोपाल गैस प्लांट से. तो हम देखते हैं कि जो भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया में अडॉप्टेड था, that was far much better than that of the भोपाल गैस प्लांट. और इसी से हमें पता चलता है कि जब हम डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं तो वहां पे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं बच्चों वो काफी बेटर होते हैं. और यहाँ पे जो भी फॉरेन कंपनीज अपने कंपनी को या इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करते हैं या सेटअप करते हैं तो प्रॉफिट ड्राइव करने के लिए वो बेसिकली बहुत ही सारे चीप मेजर्स यूज करते हैं जिसमें उनका जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो और बेसिकली जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी इम्पैक्ट होता है डिजास्टर का, वो किसके ऊपर आता है? इट कम्स ऑन दी basically the workers or the poor communities who are living there. And also we discussed that in the case of Bhopal gas tragedy, right? उसके बाद हमने देखा enforcement of safety laws. और जब हम बात करते हैं about any laws तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में एक नाम आता है और वो किसका है? दैट इज आवर गवर्नमेंट. तो उस टाइम पे भी लेट्स से जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था तो जितने भी सेफ्टी लॉज हैं, जितने भी सेफ्टी एक्ट्स हैं जो हमारे कंट्री में बनाए गए हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में है? टू इंश्योर दैट all these safety laws are being enforced. So that is in the hands of our government. तो जब हमने ये टॉपिक देखा उसमें हमने देखा that the government as well as the private company they both were responsible for this tragedy. वो कैसे? तो वो हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने भी जितने भी वीक सेफ्टी मेजर्स थे जिसको बहुत लोगों ने बार बार उठाया और रिपीटेटिव हमने डिजास्टर्स भी देखा, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे, उसको इग्नोर करके गवर्नमेंट ने वहां पर MIC दैट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड प्लांट लगाने के लिए उन्होंने अप्रूव कर दिया था, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में कवर किया था. सो यू मस्ट रिमेंबर कि जितने भी सेफ्टी लॉज हैं या फिर जितने भी एक्ट्स हैं या डिफरेंट लॉज हैं उसको इंश्योर करने का काम कि दैट जितने भी लॉज हैं वो इन्फोर्स्ड है पर्टिकुलर रीजन में, उसका काम क्या है? ये किसका काम है इंश्योर करने का? सो इट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट टू सी दैट ईच एंड एवरी लॉज are being followed and not violated. It applies in the case of safety laws as well. Okay, so please keep this in mind here. Now, let us talk about our next topic here. That is need laws to protect the environment. यहाँ पे अब हम environment के ऊपर फोकस करने वाले हैं कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनका environment के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. Okay, so in 1984, there were very few laws protecting the environment in India and there was hardly any enforcement of these laws. तो बच्चों साइंस में भी आप लोगों ने पोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा. हमने देखा है कि बहुत वेज में पोल्यूशन होता है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो या नॉइज पोल्यूशन हो. और यहाँ पर इंडस्ट्रीज दे प्ले अ मेजर रोल इन दिस पोल्यूशन, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन हो. आप यहाँ पे तीन पिक्चर्स देख रहे हो. इन तीनों पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि किस तरीके से किसी भी इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वहां से बहुत सारे हजार्डियस या
पॉइजनस स्मोक्स भी निकलते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा? ऑब्वियसली जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं या फिर जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं। अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज होते हैं वो वाटर यूज करते हैं, राइट? और यहां से आप देख सकते हो कि पाइपलाइन से जो भी वेस्ट वाटर होता है जिसमें केमिकल्स होते हैं और वो भी पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, वो यहाँ से निकलते हैं और वो कहाँ जाता है? या तो वो पॉन्ड्स में जाता है, रिवर्स में जाता है या लेक्स में जाता है और उसकी वजह से क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। अगेन दिस इज द एग्जांपल दैट इज शोइंग द पोल्यूशन बिकॉज ऑफ एन इंडस्ट्री। तो हम कह सकते हैं दैट इंडस्ट्रीज दे हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट, राइट? तो अगर हम 1984 की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे बहुत ही कम लॉज थे दैट वाज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट इन इंडिया। और ये जितने भी लॉज थे बच्चों, ये हार्डली इन्फोर्स किए गए थे। तो ये किसका काम था इन्फोर्समेंट का? जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा दैट इट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट to make sure that all these laws that is related to environment or to human beings, it should be enforced. Okay? The environment was treated as a free entity and any industry could pollute the air and water without any restrictions. यहाँ पे हम देखते हैं that हमारा जो environment था उसको कैसा ट्रीट किया जाता था? उसको एज अ फ्री एंटिटी ट्रीट किया जाता था। मतलब इस पे किसी का कोई पर्टिकुलर पावर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सिंस नो वन इज क्लेमिंग दैट एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थे उनका एक फ्री हैंड था कि वो किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकते थे। ओके, सो देयरफॉर these industries they polluted the air as well as water without any restrictions. गवर्नमेंट ने भी एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए थे क्योंकि जितने भी लॉज थे उस टाइम तक all these laws were not enforced. Okay, whether it was our rivers, air, groundwater, the environment was being polluted and the health of people disregarded. तो यहाँ पर जब हम environment की बात करते हैं, so obviously we human beings we are related to this environment, right? अगर हमारे environment में pollution बढ़ जाएगा तो उसका impact किसके ऊपर आएगा? We human beings, है ना? और आज के डेट पे भी आप देख सकते हो कि हमारे कंट्री में डिफरेंट रीजन्स में पोल्यूशन का लेवल काफी राइज कर चुका है एंड इंडस्ट्रीज दे प्ले अ मेजर रोल इन दिस। ओके, तो ये जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो विदाउट रिस्ट्रिक्शंस एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या ग्राउंड वाटर, इन तीनों को पोल्यूट कर रहे थे और इसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट एज वेल एज हमारे हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा था। जो अगर हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज की, तो वहां पे बहुत सारे लोग भी तो रह रहे हैं। अब वो लोग जो वहां पे रह रहे हैं तो वहां पे जो वो पानी यूज कर रहे हैं वो भी पोल्यूटेड वाटर होगा, है ना? अगर हम रिवर्स या फिर लेक्स की बात करते हैं तो मान लो अगर लो क्लास या मिडिल क्लास के लोग वहां पे हैं जिनके पास वाटर सप्लाई रेगुलर नहीं होगा और वो ये पॉन्ड्स और लेक्स के पानी पे वो बेसिकली डिपेंड करते हैं, तो ऑब्वियसली वो कॉन्टामिनेटेड वाटर इनटेक कर रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीजेस हो जाते हैं जो हम लोगों ने अपने लास्ट चैप्टर में भी कवर किया था, राइट? सो thus not only was UC, that is Union Carbide, a beneficiary of lower safety standards, it didn't have to spend any money to clean up the pollution. अब ये जितने भी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रहे थे बच्चों, तो अगर हम यूसी यानी यूनियन कार्बाइड की बात कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे भी आप देखो दैट दे वर नॉट एबल टू ब्रिंग एनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ओके, यहाँ पे लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तो था ही, उसके अलावा दे वर नॉट स्पेंडिंग एनी मनी, वो कोई भी पैसा खर्च नहीं कर रहे थे इन ऑर्डर टू क्लीन अप द पोल्यूशन। अब इन इंडस्ट्रीज की वजह से जो भी पोल्यूशन हो रहा था, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो या एयर पोल्यूशन हो, उसके लिए भी वो कोई पैसा स्पेंड नहीं कर रहे थे ताकि वो पोल्यूशन को कम कर सके। बट इन द यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दिस इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर हम यूएसए की बात करते हैं, दैट इज अ डेवलप्ड नेशन, तो वहां पे जितने भी इंडस्ट्रीज सेटअप होते हैं उनका एक नेसेसरी पार्ट क्या है
कि ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, अगर इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ रहा है, तो दे हैव टू पे फॉर क्लीनिंग अप द पोल्यूशन दैट दे हैव क्रिएटेड बिकॉज ऑफ सेटिंग अप दीज इंडस्ट्रीज। कहने का क्या मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे या वहां पे पोल्यूशन हो रहा है, तो उसका जो मनी या फिर वो क्लीनिंग द पोल्यूशन, उसके लिए जो मनी स्पेंड करना होगा वो कौन करेगा? वो इंडस्ट्रीज करेंगे। ओके, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं, सो यहाँ पे नो वन इज टेकिंग पार्ट इन स्पेंडिंग मनी इन ऑर्डर टू क्लीन द एनवायरमेंट। The Bhopal disaster brought the issue of environment to the forefront. तो अगर हम भोपाल डिजास्टर की बात करते हैं, तो जो हमारा इश्यू ऑफ एनवायरमेंट था बच्चों, वो भी फोरफ्रंट में आया बिकॉज ऑफ दिस डिजास्टर। और वो क्यों आया? बिकॉज several thousands of persons who were not associated with the factory in any way were greatly affected because of the poisonous gases leaked from the plant. तो यहाँ पर आप देखो कि हजारों लोग जो यहाँ फैक्ट्री में वर्क भी नहीं कर रहे थे या उनका कोई एसोसिएशन भी नहीं था भोपाल गैस प्लांट से, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि जो हजार्डियस या जो पॉइजनस गैस था बच्चों, वो लीक हो चुका था, राइट? अब वो एयर में स्प्रेड हो चुका था, दैट लेड टू एयर पोल्यूशन। और जितने लोग एयर इनटेक कर रहे हैं उस पूरे रीजन में, उनके साथ बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो गए थे, सच एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, आई डिसऑर्डर। और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को भी इसका जो ये डिजास्टर था उसका इम्पैक्ट उन्हें झेलना पड़ा, राइट? सो इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रेशर फ्रॉम एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड अदर्स इन द इयर्स following the Bhopal gas tragedy, the Indian government introduced new laws on the environment. अगर 1984 के पहले की हम बात करते हैं तो एज सच कोई भी स्ट्रिक्ट लॉज नहीं आए हुए थे रिलेटेड टू एनवायरमेंट इश्यूज। लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, चाहे वो पुअर फैमिलीज से रिलेटेड हो या फिर जितने भी एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हो। तो इस प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉज लाने पड़े। ओके, henceforth the polluter was to be held accountable for the damage done to the environment। और उसके बाद हमारे कंट्री में जो नए लॉज आए थे उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पोल्यूटर है, पोल्यूटर कौन हुआ? जो भी इंडस्ट्रीज में जो ओन कर रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो ये सारे इंडस्ट्रीज को सेटअप किए, obviously these are the people who are responsible for the pollution that they are creating in the environment. Okay, तो basically all these people, they were held responsible for the damage done to the environment, जो ऐसा पहले नहीं था before 1984। तो आप देख सकते हो कि इतने सारे प्रोटेस्ट से किसके ऊपर प्रेशर पड़ा? गवर्नमेंट के ऊपर। और गवर्नमेंट को इस प्रेशर की वजह से नए लॉज लाने पड़े, और उसकी वजह से जो भी पोल्यूटर हु वर द मेन कल्प्रिट, उनको अकाउंटेबल हेल्ड किया गया फॉर ऑल दीज डैमेजेस। ओके, द कोर्ट्स आल्सो गेव अ नंबर ऑफ जजमेंट्स अपहोल्डिंग द राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट एज इंट्रिंसिक टू द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। उसके बाद कोर्ट्स में भी बहुत सारे केसेस आए थे, और उसकी वजह से जो जजेस थे उनको भी बहुत सारे जजमेंट्स लेने पड़े। And it was upholding the right to a healthy environment as an intrinsic part to the fundamental right to life, जो हमारे आर्टिकल 21 में। ओके, सो हेल्दी एनवायरमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था टू दिस फंडामेंटल राइट टू लाइफ। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो बच्चों एक केस था दैट वाज बिटवीन सुभाष कुमार हु वाज द रेजिडेंट देयर and between the state of Bihar. Okay, ये 1991 का एक केस था where the Supreme Court held that the right to life is a fundamental right under Article 21 of the Constitution, and it includes the right to the enjoyment of pollution-free water and air for full enjoyment of life। तो आप देखो कि जो आर्टिकल 21 था, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये जो केस था 1991 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया,
उन्होंने बोला कि जो राइट टू लाइफ है, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, उसमें ये भी इंक्लूड किया गया दैट द राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर पार्ट ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। कहने का क्या मतलब है कि एक हेल्दी एनवायरमेंट को भी इंक्लूड किया गया एज द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। ओके, नाउ let us talk about our next topic, that is environment as a public facility। तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं environment being a public facility। पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा, राइट? नाउ लेट अस सी हाउ environment forms becomes a public facility here। In recent years, while the courts have come out with strong orders on environmental issues, these have sometimes affected the people's livelihoods adversely। तो हम देखते हैं कि recent years में courts ने बहुत सारे जजमेंट लिए रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इशू, लेकिन इसका एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है किसके ऊपर? ऑन द लाइवलीहुड ऑफ पीपल। अब वो कैसे हुआ है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। For instance, the courts directed industries in residential areas in Delhi to close down और शिफ्ट आउट ऑफ द सिटी। तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली के रेसिडेंशियल एरियाज में जो भी इंडस्ट्रीज सेटअप थे उनको डायरेक्ट किया गया कि आप अपने इंडस्ट्रीज को या तो बंद करो, नहीं तो इसे सिटी के बाहर शिफ्ट करो। अब इसकी वजह से क्या हुआ? सेवरल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वर पोल्यूटिंग द नेबरहुड and discharge from these industries was polluting the river Yamuna, that is in the city Delhi। अब यहाँ पे आप दो पिक्चर्स देख रहे हो। Now this is the picture that is showing the pollution in river Yamuna, जो एक टाइम पे काफी साफ हुआ करता था, लेकिन आज के डेट पे अगर आप यमुना का पानी देखोगे बच्चों तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ पे? ऑल द इंडस्ट्रीज। यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री सेटल डाउन है या जो भी इंडस्ट्री सेटअप किए हुए हैं उससे जो भी वेस्ट डिस्चार्ज होता था बच्चों वो डायरेक्टली यमुना रिवर में आता था। और आप यहाँ पे साफ से देख सकते हो कितनी गंदगी है यमुना रिवर में। अब इसके ये जो एग्जाम्पल है ये हमें क्या बताता है? इसका टोटल इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? ऑब्वियसली द पीपल हु आर लिविंग नियर दिस रिवर, राइट? तो वहां पे जो नेबरहुड है उसको भी ये इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा, है ना? इसीलिए कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था इंडस्ट्रीज को कि जो भी इंडस्ट्रीज वहां पे सेटअप किए हुए उन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा आउटसाइड द सिटी, राइट? नाउ बिकॉज दे हैड बीन सेटअप विदाउट फॉलोइंग द रूल्स, क्योंकि विदाउट एनी रूल्स ऑल दीज इंडस्ट्रीज वर सेटअप देयर। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट नीड लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी से हमें एनवायरमेंट इशू के बारे में भी पता चलता है और बहुत सारे प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट को प्रेशर हुआ और उसकी वजह से उन्हें बहुत सारे नए लॉज लाने पड़े, जिसमें जो पोल्यूटर था ही वाज हेल्ड अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज डन टू द एनवायरमेंट, जिसकी वजह से बहुत सारे पोल्यूशन हमारे एनवायरमेंट में हुए थे। ओके, सो बच्चों इन आवर नेक्स्ट क्लास we are going to continue this topic. That's all for today. Thank you very much. Have a nice day.